आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज डेट है 1 जून 2026। ठीक है, तो क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कैसे इसकी स्टार्ट हुई, क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बेटा एक ना मतलब सबसे पहले मैग्नेटिज्म के बारे में लोग जो थे, थैलिस के लोग थे, मतलब ग्रीक लोग थे, उन्होंने पहले पत्थर उनके पैरों पे चिपक जाता था तो उसको वो मैग्नीसिया कहते थे, मैग्नीसिया पत्थर बोलते थे। जो उनके लोहे के जूते होते थे उसके साथ चिपक जाता था। वहां से वर्ड मैग्नेटिज्म धीरे धीरे चेंज होके मैग्नेटिज्म आया। लेकिन सबसे पहले कौन था जिसने मैग्नेटिज्म के बारे में थोड़ा बहुत बताया, वो बंदा था ओरेस्टेड। ठीक है, ओरेस्टेड ने ना एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट थे ओरेस्टेड के? ओरेस्टेड के मतलब सिंपल एक्सपेरिमेंट थे। ओरेस्टेड ने मतलब ओरेस्टेड अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसने क्या देखा कि जब ना वो करंट पास करता है किसी कॉइल में से, जब करंट पास करता है, ये कॉइल में करंट पास कर रहा है और उसके पास कोई मैग्नेटिक नीडल पड़ी होती है, अगर करंट मैग्नेटिक नीडल अगर पड़ी है, करंट वो उसने पास किया, तो मैग्नेटिक नीडल क्या करती थी, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है एक तरफ। ठीक है, एक तरफ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर उसने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, अरेस्टेड ने। फिर उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल अब दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है। देखो अब दोनों डायरेक्शंस आप देख रही हैं करंट की डायरेक्शन। जब करंट आपने ऐसे पास किया तो मैग्नेटिक नीडल इस तरफ चली गई, नॉर्थ, ऐसे घूम गई। और जब आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ नीचे आ गया, साउथ ऊपर चला गया। इस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट ये देखा, ऑब्जर्व किया, while he was teaching his students। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसने फैराडे के साथ डिस्कशन करी। इसके फैराडे को कुछ ज्यादा नहीं समझ आया कि क्या कहना चाहते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ये मेन चीजें बताई गई थी, मेन मतलब उसने बताई, जो पहला साइंटिस्ट था। उसके बाद जो बड़ा साइंटिस्ट आया जिसने मैक्सिमम चीजों को कैलकुलेट किया, मतलब जो हमारा, वो बंदा था बायोट एंड सैवर्ट। बायोट सैवर्ट लॉ है ये। ठीक है, बायोट सैवर्ट ने मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले कैलकुलेशन वर्क जो किया है वो इसने दिया। क्या बताया इसने, मैग्नेट बायोट सैवर्ट ने क्या क्या चीजें बताई, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, हाउ वी डिनोट इट, मैग्नेटिक फील्ड, बी से मैग्नेटिक फील्ड को बायोट सैवर्ट के कारण डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो क्वेश्चन यही है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन बाय द करंट एलिमेंट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द लॉ। और इससे पहले आपने टेंथ क्लास में क्या पढ़ा हुआ है? टेंथ क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो इस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। ये आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है। राइट हैंड थंब रूल लगा के हम करंट की डायरेक्शन को बताते हैं, इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं, इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है। हम इस तरह शो करते हैं और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइंस बनती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फर्क है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज से लाइनें सिर्फ बाहर को निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज से सिर्फ अंदर को आती हैं, कॉन्टिन्यूअस इन्फानाइट लाइंस होती हैं। ये थोड़ी डिफरेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर कॉन्सेंट्रिक। ये एक जगह पे होती हैं, सर्कल्स बनाती हैं, ये कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो भी डिस्कशन डिस्कशन करेंगे हम। और अगर करंट की डायरेक्शन को हम बदल दें, करंट हम नीचे चले जाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अगर थंब नीचे करोगे तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाने लग जाएगा, इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आने लग जाएगा। एक हमने और पढ़ा हुआ है टेंथ में, क्या पढ़ा हुआ है कि जो हम, जैसे हम इसको डिनोट ऐसे भी करते हैं कि करंट, मान लो करंट ऊपर जा रहा है, इसी चीज को बता रहा हूँ, इस चीज को दोबारा, करंट ऊपर जा रहा है, इधर से जिधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता है उधर हम डॉट लगाते हैं, और जिस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है उधर हम क्रॉस लगाते हैं। ये बनाया बेसिकली ट्रेन से है। ट्रेन का लास्ट डब्बा जो होता है वो मतलब
उसमें मैग्नेट उस पे क्रॉस लगा होता है ना, जब ट्रेन दूर जाती है हमसे तो क्रॉस, और जब ट्रेन हमारे पास आती है तो आगे बल्ब लगा होता है ट्रेन के, तो डॉट उस बल्ब से बना ले हम ले, ऐसे भी बच्चे याद कर लेते हैं। तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड अवे गोइंग है, अंदर की तरफ जा रहा है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स बाहर को, आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, वो इनटू द प्लेन जा रहा है। तो इस तरह से भी ये भी हमने टेंथ क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सर्कुलर कॉयल भी पढ़ी हुई है टेंथ क्लास में, सॉलिनॉइड भी पढ़ा हुआ है टेंथ क्लास में, सॉलिनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो वो सारी बातें अब थोड़ा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में आएंगी आगे, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा आता है बायोट सेवर्ट लॉ। सबसे पहले जो लॉ है वो बायोट सेवर्ट लॉ है। वो क्या है लॉ, व्हाट इज दिस लॉ, इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है कि मान लो हमारे पास एक आर्बिट्रेरी वायर है, इस आर्बिट्रेरी वायर में करंट जा रहा है आई, ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसके कारण हमने इस वायर से पॉइंट पी, पॉइंट पे, वायर पे पॉइंट पी पॉइंट है कोई, जो कि कितने डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है वायर से। और कितने एंगल, कितना एंगल बना रहा है ये जो आर वाली वायर है, ये वायर के साथ कितना, इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है थीटा। और सिया एक चीज और है बेटा यहाँ पे, जैसे आप याद करो जो कूलम लॉ था, हम आया कूलम लॉ जो हमने पढ़ा था, उसमें जो कूलम था, उससे पहले हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं +1 में। उसमें हमने जब मोशन पढ़ा न्यूटन्स लॉ में, तो हमने पॉइंट मास माना सभी चीजों को। न्यूटन ने जो भी कैलकुलेशंस करी, इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, रोटेशनल मोशन, है ना, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सभी में ना न्यूटन ने ही हैज टेकन द मास एज पॉइंट मास। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस जगह पे क्या कर रहे हैं, इस जगह पे बेटा ऐसे है कि हम जो मास मान रहे हैं ना, हम बेसिकली ये मास की बजाय, अच्छा फिर कूलम लॉ आ गया। कूलम ने पॉइंट को क्या माना, पॉइंट चार्ज माना, चार्ज को, मतलब छोटा सा पॉइंट, पॉइंट चार्ज, मतलब कूलम लॉ बेसिकली पॉइंट चार्ज पे कैलकुलेट किया। सिमिलरली बायोट ने क्या किया, बायोट ने एक छोटा सा, अब क्योंकि वायर में से करंट जा रहा था, तो उसने एक छोटी सी वायर ले ली, यहाँ पे छोटी सी वायर, उस वायर की लंबाई को बोला गया डीएल। ठीक है, वायर की लंबाई को डीएल बोला गया। और अगर इसको करंट से मल्टीप्लाई कर लें तो ये एक एक क्वांटिटी आ गई, करंट इनटू लेंथ। करंट इनटू लेंथ, ये एक क्वांटिटी आ गई, इसको बोलते हैं बेटा करंट एलिमेंट। जैसे न्यूटन ने पॉइंट मास लिया, कूलम ने पॉइंट चार्ज लिया कैलकुलेशन करने के लिए, वैसे ही बायोट ने पॉइंट करंट लिया, ऐसे कह सकते हो आप, छोटी सी जगह पे करंट लिया, बाद में इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जो इतनी सी छोटी सी लंबाई है यहां से लेके यहां तक, ये लंबाई जो हमने यहाँ पे, ये छोटी सी लंबाई ली है बेटा, इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो ये जो छोटी सी लंबाई आपने ली है, इसको इसको क्या माना गया है, करंट एलिमेंट। ये छोटा सा जो लंबाई है, करंट एलिमेंट माना गया। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली इसकी डायरेक्शन होती है। अगर करंट ऊपर को जा रहा है तो करंट एलिमेंट भी ऊपर को जा रहा है। ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, ये नीचे बी है, ऊपर ए है, ए बी हमारा करंट एलिमेंट हो गया। ठीक है। what is the analogy between current and is there any analogy of current element, ऐसे पूछा जाता है। एनालॉगी का मतलब होता है जैसे माँ और मासी, सेम ही चीज होती है। तो माँ और मासी जैसे, है ना, पापा और ताया जी ऐसे, तो ये चीज मानी जाती है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, करंट एलिमेंट का जान पहचान वाला बंदा कौन है, करंट एलिमेंट की जान पहचान वाला बंदा है पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास। ठीक है, इट दे डज द सेम वर्क, और वहां पे पॉइंट मास है। ओके, तो करंट एलिमेंट ये, अब हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, हम वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट बाद में करेंगे, पहले करंट एलिमेंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो बायोट सैवर्ट ने क्या कहा, बायोट सैवर्ट ने ये कहा, सबसे पहले देखो करंट ऊपर जा रहा है, आप अपना थंब जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में रखो, और अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हो, खुद करके देखो राइट हैंड से, राइट हैंड से, जो हैंड फ्री है वो नहीं, राइट हैंड से आप देखेंगे पी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, और अगर इधर पॉइंट मैं ले लूं कोई इस तरफ, क्यू पॉइंट ले लूं, तो क्यू में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी।
चेक करके देखो हाथ से। पी में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है और दूसरी तरफ से बाहर आ रही है, ठीक है। मतलब अगर वायर ऐसे ऐसे शो हो रही है आपको, तो इस तरह से चल रहा है ये। इधर इधर पी में अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इस तरफ क्यू में क्या आ रही है, बाहर। तो पी पॉइंट पे हम कर रहे हैं, क्योंकि अंदर जा रही है तो यहां पे मैं क्रॉस लगा सकता हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे। बायोट सैवर्ट ने ये बताया कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ए बी, magnetic field due to the small element AB is proportional to current element. This dB is proportional to sine of the angle theta between the element and the distance. जो जो आर वेक्टर है और जो एलिमेंट है उसके बीच में जो एंगल है वो उसका साइन थीटा लेना है। एंड डी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये भी बताया गया। तो यहां से dB की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। व्हाट इज दिस म्यू नॉट ओवर 4 पाई? म्यू नॉट ओवर 4 पाई बेसिकली एक कांस्टेंट है जो आपने डाला है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻⁷। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी हमने पढ़ा है, इसके यूनिट होते हैं टेस्ला। टी से डिनोट होता है टेस्ला, ठीक है। तो अगर म्यू नॉट के यूनिट आपने निकालने हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई में म्यू नॉट के यूनिट निकालने हैं, तो टेस्ला टेस्ला मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और करंट का आई एम्पियर नीचे आएगा, तो करंट का एम्पियर नीचे आ गया, और डीएल का मीटर भी नीचे आ जाएगा। तो ये इधर म्यू नॉट ओवर 4 पाई के यूनिट्स बच जाएंगे अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे इस पूरे में। मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला हो गए, ये r² का मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, करंट का एम्पियर नीचे आएगा, डीएल का मीटर नीचे आएगा, और साइन थीटा के यूनिट होते नहीं है, तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा एक, तो यहाँ यूनिट बन जाएंगे, म्यू नॉट के यूनिट बन जाएंगे टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो म्यू नॉट की पूरी वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि म्यू नॉट होता क्या है, म्यू नॉट क्या बताता है हमें म्यू नॉट के बारे में, है ना। ये भी तो क्वेश्चन आएगा ना। तो म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। वो परमिटिविटी पढ़ते थे ना हम, परमिटिविटी। ये परमिएबिलिटी है, ये बताएगी कि मीडियम के बारे में बताती है कि एयर में मैग्नेटिक फील्ड ढूंढ रहे हो, ठीक है। जैसे मान लेना तू क्या करती है बेटा, कि मान ले किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है किसी जगह पे एयर में ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप ना यहाँ पे एक ऐसी सब्सटेंस रख देते हो जो कि है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सी सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आप रख दे, तो आप ये देखोगे इसके रखने से ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, एकदम लाइनें बढ़ जाएंगी, मतलब एक ऐसे लाइनें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे कि यार परमिएबिलिटी बढ़ गई, मीडियम की परमिएबिलिटी बढ़ गई, ऐसे कहेंगे। और अगर मैं, ये कौन सी सब्सटेंस रखी है मैंने? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दूं, मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करती, अपोज करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे निकलने लग जाएगा, इस रीजन से ऐसे ऐसे निकलने, तो हम कहेंगे परमिएबिलिटी कम हो गई रीजन की, परमिएबिलिटी कम हो गई, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। परमिएबिलिटी बताती है कि रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कम है, क्या है रीजन के अंदर। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये अभी नहीं हम स्टडी करेंगे, अभी जस्ट मैंने समझाया है आपको कि परमिएबिलिटी बेसिकली मीडियम के बारे में बताती है हमें, कि रास्ते का मीडियम, जहां मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है जहां से, वहां का मीडियम कैसा है, एयर है वहां, वहां लोहा पड़ा है, वहां कोई और ऐसा सब्सटेंस पड़ा है जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये चीजें मैंने यहाँ पे ऐसे ही बताई हैं, ये मतलब कोई अभी यहाँ पे इसको मतलब समझने के लिए बताई हैं, इसका यूज यहाँ कहीं नहीं है, ठीक है। जस्ट टू
मेक यू अंडरस्टैंड के परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं म्यू नॉट को। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि यहां बेटा एयर है, यहाँ वैक्यूम है, जो हमने ये बायोट सेवर्ट लॉ हमने जो पढ़ा है, बायोट सेवर्ट लॉ में हमने यहाँ पे एयर है, यहाँ हमारा वैक्यूम है, यहाँ पे ये हम मान सकते हैं जो हमें। तो अगर ये तो एक छोटे से एलिमेंट के कारण पता किया था सिया, तो उसका फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, इसको बड़ा बड़ा डीपली समझना है, अभी अभी कुछ बातें और भी हैं इसकी, इतना इतना सीधा नहीं है ये। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक आर्बिट्रेरी वायर थी, उस वायर पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, वहां डीएल एलिमेंट ले लिया, और जब करंट जाएगा इसके बीच में से बीए एलिमेंट, बीए में से, तो हम इस एलिमेंट को करंट एलिमेंट बोलने लग जाएंगे। पॉइंट पी पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, पॉइंट ए से ले बी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, और आर वेक्टर से डिनोट हो रहा है। ठीक है, एंगल थीटा है। अगर मैं आपको कहूं व्हाट इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, तो डीएल एंड आर वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, या करंट एलिमेंट वेक्टर, पूरा करंट एलिमेंट वेक्टर होता है, आईडीएल और आर के बीच में कितना एंगल है, तो आप कहेंगे थीटा एंगल है आर के। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपको मिला वो मिला म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा वेक्टर डाल रहा हूं बीच में, वेक्टर्स लेके आ रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम डीबी को अगर वेक्टर लिखें यहां पे, और इधर लिखूं म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप ले लेता हूं डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ले लेता हूं। अब आप कहोगे सर ये कैसे ले लिया आपने, डीएल क्रॉस आर कैप कैसे ले लिया? अब देख ध्यान से देख, डीएल वेक्टर क्रॉस आर का, आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, 1 होगा। आर कैप वेक्टर इधर ही है ना, इसी तरफ जा रहा है आर कैप वेक्टर भी। डीएल और आर कैप के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे, डीएल क्रॉस आर कैप को अगर खोलेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, डीएल इंटू 1 इंटू साइन थीटा। तो मैंने डीएल साइन थीटा को ये लिख दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट में डीएल क्रॉस आर कैप अगर हम सॉल्व करें, तो डीएल देखो इधर जा रहा है, समझने की कोशिश करो, देखो एकदम ध्यान से, थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। कैसे होगी, ऐसे होगी। हाँ ये, अब देख, अब डीएल वेक्टर इधर जा रहा है, आर वेक्टर इधर है। अगर आप डीएल से आर की तरफ फिंगर्स को घुमाएंगे, डीएल से आर की तरफ, तो थंब अंदर जाएगा। डीएल टू आर जाओगे तो थंब, अगर राइट हैंड की डीएल टू आर घुमाओगे, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं, आर तुम्हारा इधर है, डीएल इधर है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो थंब अंदर जाएगा। अंदर कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। अगर आप ऊपर देखो डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे है ना। तो बेटा यहाँ पे आपको पता लग गया कि यहाँ जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसे कैलकुलेट करनी है, इसकी हेल्प से, ये डीएल क्रॉस आर वेक्टर की हेल्प से। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। अच्छा, हमें पता है वेक्टर का कैप क्या होता है, वेक्टर का वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो डीएल डीबी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर। अब जो नीचे एक आर आएगा, मैग्नीट्यूड आर आएगा, नीचे आर स्क्वायर पहले ही पड़ा हुआ है, तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये भी वेक्टर फॉर्म आ गई हमारे पास, डीबी की वेक्टर फॉर्म बन गई है। और अगर आपने पूरा डीबी निकालना होता है सपोज, तो आप दोनों तरफ क्या लोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास कंप्लीट डीबी का बी आ जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटीग्रेट आई डीएल क्रॉस, अगर कैप लगाना है तो नीचे स्क्वायर कर दो, और अगर वेक्टर लगाना है, यूनिट वेक्टर लगाना है, तो नीचे आर कैप आर स्क्वायर कर दो, अगर कैप लगाना है स्क्वायर कर दो, अगर वेक्टर लगाना है तो नीचे क्यूब कर दो आप।
तो इस तरह से भी आप कर सकते हो पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट। ठीक है जी, समझ आ गई है, पूरा बायोट सैवर्ट लॉ अच्छे से पता लग गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं बायोट सैवर्ट लॉ को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल से ही समझ आती है बेसिकली, थोड़ी सी चीजें और हैं जो हमने करनी है। सबसे पहले ये भी कर लेते हैं, चलो। ये हम डिफाइन कर रहे हैं बेटा 1 टेस्ला को। 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर पेपर में आ जाए डिफाइन 1 टेस्ला, तो वो कैसे करेंगे? देखो, म्यून बी की वैल्यू ये होती है, हमारा फॉर्मूला है। और हम ना जो साइन की वैल्यू और डीएल की वैल्यू और करंट की वैल्यू और आर की वैल्यू 1 1 1 लेना चाहते हैं, सारी चीजें यूनिटी कर दो। तो साइन की वैल्यू यूनिटी तभी होगी अगर एंगल 90 डिग्री पे रहेगा, तभी साइन थीटा 1 होगा। आर हम 1 मीटर, मतलब जो वायर है उसके बिल्कुल सामने पॉइंट पी पड़ा होगा ऐसे 90 डिग्री पे, आर डिस्टेंस पे करंट ऐसे जा रहा है ऊपर, मतलब ये करंट एलिमेंट डीएल और आर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी मैक्सिमम आएगा हमारे पास इस यहाँ पे। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे। ओके, तो डीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई। म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। तो हम कहेंगे 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला क्या होता है? 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर कैरिंग करंट 1 एम्पियर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो ये 1 टेस्ला की डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है, बढ़िया अच्छे से एकदम। ओके, सारा कुछ वन ले लेना। डीवी की वैल्यू 10⁻⁷ आ जाएगी, तो 1 टेस्ला 10⁻⁷ टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब अगर डीबी की वैल्यू 10⁻⁻7 टेस्ला है, तो 1 टेस्ला क्या हो जाएगा? 10⁻⁷ डीबी। मैग्नेटिक फील्ड का कितने टाइम्स आ गया? 10⁻⁷ टाइम्स आ गया। उल्टा बोलना है इसको, ठीक है। 1 टेस्ला इज 10⁻⁷ टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड। कौन प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड? प्रोड्यूस्ड बाय अ वायर। कितनी वायर है? लेंथ कितनी है वायर की? ऑफ 1 मीटर। कितनी दूर पता कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड? 1 मीटर अवे। वायर में से करंट कितना पास करना है? 1 एम्पियर। और किस डायरेक्शन में पता कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पता कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, अच्छे से याद करना। अब क्वेश्चन करते हैं एक। 1 टेस्ला के बारे में हो गया, बायोट सैवर्ट लॉ के बारे में भी हो गया। अब क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ऐसे ही है ये भी। देख, एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये ना +1 में हम बच्चों को पूछते होते हैं ये कि इसके यूनिट्स बताओ या इसके डायमेंशंस बताओ। किसके डायमेंशंस बताओ, ऐसे पूछते होते हैं कि 1 ओवर, ऐसे पूछते होते हैं 1/√μ0 ε0 किसके इक्वल होती है? तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं सिया? हमने सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले ली और म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू ले ली। ठीक है, वहां यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकाल लिया, यहाँ से म्यू नॉट निकाल लिया, 4 पाई इधर ले गए और ये नीचे वाला इधर ले आए। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने आपस में, नहीं वैल्यू निकाल के यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, तो इसकी वैल्यू 1/3 × 10⁻⁷ का मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर आ रही है, एक तरह से 9 × 10⁸ का 3 × 10⁸ का स्क्वायर आ रही है। तो वो क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां से ये एक्सप्रेशन हमने बना लिया, ये भी अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। ये काम आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट आगे आएगा ये, फिर वहां अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, बड़ा कुछ है इसके अंदर। ये तो मैथमेटिकली हमने बनाया है ना, ऐसे मैथमेटिकली बनाया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल ले, म्यू नॉट की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से निकाल ले, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, फिर वैल्यूज पुट कर दे। म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁻⁹ होती है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करके यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, या ये इसको लास्ट में ये भी लिख सकते हो आप, C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये है, ठीक है।
अब जैसे मीडियम चेंज करेंगे तो म्यू नॉट भी बदल जाता है, एप्सिलॉन नॉट भी बदल जाता है ना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी तो चेंज हो जाती है जब मीडियम चेंज होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही तो पढ़ते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो, अब बस ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक करने जा रहे हैं हम, ठीक है, तो ध्यान देना। डायग्राम मुझे लगता है इसकी दी नहीं हुई है, तो देखते हैं, डायग्राम भी बना के देखेंगे, तो एक की कैसे करना है इसको, ध्यान से समझना है चीज को, देखो। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमारे पास एक एलिमेंट है डीएल, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, आई कैप डायरेक्शन में रखा हुआ है। मतलब चलो डायरेक्शन हम बना ही लेते हैं, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपका इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, मतलब ये जो करंट एलिमेंट है आपका ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है करंट एलिमेंट की, डेल्टा एक्स, ठीक है। और करंट एलिमेंट आई कैप का क्या मतलब है, आई कैप का मतलब ये है जो इसमें करंट जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, अलोंग आई कैप जा रहा है करंट, ठीक है, जो इसमें से करंट जाएगा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन बेसिकली करंट की डायरेक्शन होती है कि करंट इस तरफ जा रहा है, ओके। तो डेल्टा एल अगर वेक्टर देखोगे, डेल्टा एक्स आई कैप देने का क्या मतलब है, आई कैप देने का ये मतलब है कि करंट की डायरेक्शन दी है, और करंट कितना जा रहा है इस तरफ, करंट जा रहा है 10 एम्पियर, बुक में दिया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कहता है मैग्नेटिक फील्ड बताओ, कितनी डिस्टेंस पे बताना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, आर की वैल्यू 0.5 मीटर दी हुई है, इतने डिस्टेंस पे बताओ मैग्नेट, समझ आ गया पहले तो करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डीबी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, करंट की वैल्यू 10 है, करंट एलिमेंट की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है, डी एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2 मीटर्स, 1/100 कर देंगे तो 10⁻⁻2, और साइन की वैल्यू साइन 90 है, एंगल 90 दिया हुआ है, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस 0.5 है, 0.5 का होल स्क्वायर। हाँ जी सिया जी, देखो सारी बातें पता लग गई। अब आप मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, फ्रॉम द प्लेन मतलब निकल गया। जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की तरफ। तो अगर आप नॉर्मल करेंगे, करंट आपका इधर जा रहा है, एक्स से वाई की तरफ अपनी फिंगर्स को घुमाएं, राइट हैंड की एक्स से वाई की तरफ फिंगर घुमाएं, थंब बाहर आ रहा है बेटा, बाहर आ रहा है मतलब जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक जवाब है आपका, यहाँ पे आप के कैप लगा देंगे, डीबी वेक्टर। तो डायरेक्शन दिखाना भी जरूरी होता है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, डीबी की वैल्यू बाहर की तरफ आएगी। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट से देखें तो इधर आई कैप है हमारे पास, आई को आपने जे कैप से मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्योंकि आर के साथ आर वेक्टर अगर देखेंगे तो किस तरफ है आर वेक्टर, ऊपर, ऊपर क्या है, जे कैप है, तो इस तरफ आई कैप है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आई कैप की तरफ है, और आर की डायरेक्शन जे कैप की तरफ है। और अगर अब वेक्टर, हमने अभी वेक्टर फॉर्म करी थी ऊपर, है ना, वेक्टर फॉर्म में डीएल को आर के साथ, डीएल है आई कैप, आर है जे कैप, आई क्रॉस जे के होता है बेटा, तो वहां से भी आपका के कैप मिल गया आपको आंसर, वो भी ठीक है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप हो गया। बस ये आज इतना ही करेंगे बेटा, ओके फाइन, समझ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फार इजी है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। देखो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, औखा था, दूसरा चैप्टर आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, कंपैरेटिवली इजी है, थर्ड चैप्टर मैग्नेटिज्म और इजी है। बस दिमाग थोड़ा सा खोल के चलना है, डायरेक्शंस, इमेजिनेशन चाहिए इस चैप्टर में थोड़ी ज्यादा, बंदे का दिमाग घूमे कि करंट किधर होगा कैसे, अगर टेक्निकली चल रहे हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको, फिर कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी, नमस्कार।